स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम लॉयर पर। और हम डिस्कस कर रहे हैं एसएससी परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि पिछले वर्ष के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो चलिए बिना टाइम ख़राब किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने साक्षरता दर के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दें आप खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। थोड़ी देर के बाद आपको उसका आंसर बता दिया जाएगा। तो पहला तो सभी जानते ही हैं कि पहला जो साक्षरता की दृष्टि से जो पहले नंबर पर है वो है केरल। और केरल के बाद इसने पूछा है कि दूसरा कौन सा है, तो दूसरा कौन सा है, लक्षद्वीप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लक्षद्वीप। तो देखिए साक्षरता के हिसाब से अगर बात करें तो पहले स्थान पर कौन सा है, पहले स्थान पर है केरल। उसके बाद ये लक्षद्वीप हो गया। उसके बाद थर्ड पोजीशन पर कौन सा आता है, मिजोरम, मिजोरम। उसके बाद फोर्थ की अगर बात करें तो उस पे है त्रिपुरा। अब केरल की अगर हम साक्षरता दर की बात करें कितनी है, तो वो कितनी है, वो है 93% लगभग। वैसे तो 93.91 है, 94 कह सकते हैं। इसके बाद सेकंड पर है लक्षद्वीप, उसकी है लगभग 92%, 92% है लक्षद्वीप की। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, लक्षद्वीप। अब अगर जनगणना की बात करें तो भारत के अंदर पहली जो जनगणना है वो कब हुई थी, तो ये हुई थी 1872 ईस्वी के अंदर हुई थी, जो कि उस समय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल के अंदर हुई थी ये। और यानी कि पहली थी, लेकिन ये कोई नियमित नहीं थी कि इसके बाद फिर से होगी। अगर नियमित जनगणना की बात करें कि नियमित जनगणना यानी कि अंतराल के बाद, हर अंतराल के बाद निश्चित रूप से जो नियमित रूप से जो जनगणना होती थी उसकी शुरुआत किसने की थी, वो की थी लॉर्ड रिपन ने की थी, 1881 ईस्वी के अंदर की गई थी। और जो भारत की जनसंख्या है वो प्रत्येक 10 साल के अंदर की जाती है। अभी जैसे 2011 की है क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट जनगणना यानी कि 2021 की। और अगर बात की जाए कि विश्व जनसंख्या दिवस कब बनाया जाता है, तो ये कब बनाया जाता है, 11 जुलाई को बनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। तो ये आप याद रखेंगे। तो इसका आंसर हो गया है लक्षद्वीप। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि के संदर्भ में बारानी शब्द का अर्थ क्या है। यानी कि आपको बताना है कि बारानी शब्द का मतलब क्या है। अगर बात की जाए एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इसका नाम मतलब क्या है बारानी का। ये क्वेश्चन जो है CHSL में पूछा गया है 10 जुलाई 2019 को, जो आफ्टरनून शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर। तो बारानी का मतलब क्या है, यानी कि वर्षा प्रधान खेती, जिसके अंदर की पानी की हर एक बूंद का यूज किया जाता है, यानी कि वर्षा की उस पर आधारित कृषि को क्या बोलते हैं, बारानी कहा जाता है। अब देखिए अन्य ऑप्शन भी देखें, जैसे कि दिया हुआ है सूखी खेती। तो सूखी खेती क्या होता है कि कोई ऐसा स्थान होगा जहाँ पर की वर्षा बहुत अधिक कम होती है, यानी कि यूँ मानिए 20 इंच या फिर उससे भी कम मात्रा में जहाँ पर वर्षा होती है, तो वहाँ पानी के लिए फिर क्या होता है, अन्य साधनों पर निर्भर रहना होता है, यानी सिंचाई के साधनों पर। तो ये कौन सी होगी, सूखी कृषि हो गई। मिश्रित कृषि की बात करें तो ये क्या होता है, इसके अंदर यानी कि खेती तो करनी ही करनी है, प्लस में उसके साथ में कुछ अन्य उद्योगों को भी देखना है, जैसे कि पशुपालन ले लीजिए, डेयरी या फिर मुर्गी पालन। यानी कि खेती के साथ में या तो पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन, अगर इस तरीके के कोई काम हो रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, मिश्रित कृषि कहा जाएगा। ये हो गई। और सिंचित कृषि भी यही है कि जहाँ पर पानी की कमी हो और सिंचाई के अन्य साधनों के ऊपर डिपेंड रहना हो सिंचाई के लिए। तो ये क्या हो गई, सिंचित खेती हो गई। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें है कि नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, जिसे कि NVHCP भी बोलते हैं, तो इसका लक्ष्य कब तक का है हेपेटाइटिस सी को समाप्त करने के लिए। यानी कि NVHCP ने अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि इस साल तक हम हेपेटाइटिस सी को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। तो लक्ष्य कौन किस साल का रखा है इन्होंने, तो उसका आंसर है 2030 तक।
अब ये बात करें अगर NVHCP, इसकी फुल फॉर्म तो हो गई नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, और ये स्टार्ट किसने किया था? ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा स्टार्ट किया गया था। और स्टार्ट कब किया गया था? ये किया गया था 28 जुलाई 2018 को ये स्टार्ट किया गया था। अब यहाँ पर एक ख़ास बात और है कि 28 जुलाई क्या है? 28 जुलाई जो होता है वो क्या होता है? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे होता है। इस दिन बनाया जाता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। तो इस दिन पर शुरुआत की गई थी इसकी NVHCP की। इसके अलावा हेपेटाइटिस के विषय में आप एक चीज़ याद रखेंगे कि ये लीवर की बीमारी है, लीवर को प्रभावित करती है। और किससे होती है? वायरस से जनित रोग है ये हेपेटाइटिस। ये हो गया। और जो हेपेटाइटिस है वो विभिन्न कई प्रकार का होता है, जैसे कि ABCDE, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। तो यहाँ पर हेपेटाइटिस सी की बात हो रही है, और ये कब तक समाप्त करना है? 2030 तक। तो ये इसका आंसर हो गया 1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि 17वीं शताब्दी के अंदर मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो ये जब हमने मुग़ल काल के बारे में पढ़ा था, जब औरंगज़ेब के बारे में पढ़ रहे थे, तब ये डिस्कस किया था कि जो हरियाणा का नारनौल वाला क्षेत्र है वहाँ पर, और जो अलवर राजस्थान में मेवात वाला क्षेत्र है, यहाँ पर हिंदू धर्म के अंदर ही कुछ एक अलग संप्रदाय पाया जाता था, जिसे कि सतनामी संप्रदाय बोलते थे। तो यहाँ पर क्या था, एक बार मुग़ल सेना यहाँ से गुजर रही थी, तो वहाँ पर सतनामी और सेना के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जिसके अंदर एक सतनामी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये प्रारंभ हुआ था सतनामी आंदोलन या फिर सतनामी विद्रोह। तो इसका जो प्रमुख नेता था वो कौन था सतनामी आंदोलन का? वो था गुरु घासीदास था। तो इसका आंसर होगा 4, राइट आंसर। और ये हुआ कब था? ये हुआ था 1672 ईस्वी के अंदर हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? औरंगजेब के शासनकाल के अंदर हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया गुरु घासीदास। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 5। यहाँ पर आपको एक पुस्तक का नाम दिया गया है जिसका कि नाम है टारगेट 3 बिलियन। तो आपको बताना है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन देख लीजिए, इन चारों में से बताइए कौन होगा। तो ये जो पुस्तक है टारगेट 3 बिलियन, इसके जो लेखक है, राइटर है, वो है APJ अब्दुल कलाम। ये इसके राइटर है। और APJ अब्दुल कलाम के बारे में आप सब जानते हैं कि ये 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे भारत के, और इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। और इनके बारे में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात है कि उड़ीसा के अंदर एक व्हीलर द्वीप स्थित है। तो उस द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। इस पुस्तक के अलावा आप कुछ अन्य पुस्तक भी याद रखेंगे APJ अब्दुल कलाम की, जैसे कि फेलियर टू सक्सेस, और दूसरी है यू आर बोर्न टू ब्लॉसम। इसके बाद इग्नाइटेड माइंड्स, और एक बहुत ही फेमस जो इनकी पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर। तो ये याद रखेंगे। जो अब्दुल कलाम सर है, इनको भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, इन सब पुरस्कारों से क्या किया जा चुका है? सम्मानित किया जा चुका है। तो इनके बारे में हो गया। जो दूसरा नाम है प्रणब मुखर्जी, ये भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। और अभी जानते हैं आप लोग कि हाल ही में 31 अगस्त को इनकी मृत्यु हो गई थी। काफ़ी समय तक ये हॉस्पिटलाइज रहे, उसके बाद 31 अगस्त को इनकी मृत्यु हो गई। शंकर दयाल शर्मा, और ये भी राष्ट्रपति है, और वर्तमान में आप जानते हैं कि राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद है। तो ये था प्रश्न नंबर 5। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्यूटर से जुड़ा हुआ सवाल है। CHSL में आ चुका है 10 जुलाई 2019 आफ्टरनून शिफ्ट कि वर्ल्ड डॉक्यूमेंट, जो MS वर्ल्ड होता है कंप्यूटर के अंदर, तो उसमें एक शब्द होता है गटर नाम से। तो आपको बताना है कि इस गटर का प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है। तो कंप्यूटर में जब आप MS वर्ल्ड में काम करते हैं तो इस तरीके का वाइट पेज वहाँ पर होता है, यहाँ पर आप राइटिंग करते हैं। तो ये पेज जो होता है, यहाँ पर ये जगह छोड़ दी जाती है, इसको मार्जिन भी बोलते हैं। तो ये जगह किस लिए छोड़ी जाती है कि अगर आप जैसे पेपर का प्रिंट आउट लेते हैं, बाद में इसकी जैसे बाइंडिंग वगैरह करवानी हो, तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता है, बाइंडिंग आसानी से हो जाती है। तो गटर का यूज क्या हुआ?
सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान, तो इसको क्या बोलते हैं? गटर या फिर मार्जिन भी कह सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वित्त आयोग की नियुक्ति के बारे में भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? वित्त आयोग के बारे में आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर कौन सा अनुच्छेद इसके लिए है। तो इसके लिए देखिए 2 अनुच्छेद हैं, एक तो है 280 और उसके बाद 281 भी इससे ही संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए कि कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर है 281, तो 4 जो ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हुआ 281। तो देखिए वित्त आयोग के लिए कौन से अनुच्छेद हो गए? 280 और 281। अब जो वित्त आयोग है इसके अंदर टोटल कितने मेंबर होते हैं? 5 मेंबर होते हैं, 5। एक तो हो गया अध्यक्ष हो गया, जिसकी की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है। उसके अलावा इसके अंदर होते हैं 4 सदस्य होते हैं। तो ये 5 सदस्य का एक संगठन हो गया। और इसका काम क्या है? ये केंद्र और राज्य के बीच में क्या करते हैं? धन का बंटवारा करते हैं। अब धन कौन सा? जो कर के द्वारा इकट्ठा किया गया है उसका ये बंटवारा करते हैं। इसके अलावा जो ये अपनी रिपोर्ट बनाता है वित्त आयोग, तो ये अपनी रिपोर्ट किसको देता है? जो रिपोर्ट होती है वो किसको दी जाती है? वो प्रेसिडेंट को दी जाती है, यानी कि राष्ट्रपति को दी जाती है। और राष्ट्रपति क्या करता है? उस रिपोर्ट को लोकसभा या फिर राज्यसभा के अंदर रख देता है, वहाँ पर फिर उसके ऊपर डिस्कशन होता है। और वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? अभी चल रहा है 15वां वित्त आयोग। और 15वां वित्त आयोग जो है इसका कार्यकाल कब से कब तक है? तो इसका जो कार्यकाल है वो है 2020 से लेकर 2025 ईस्वी तक इसका कार्यकाल है। 5 साल के लिए गठित होता है ये। और जो ये पूछा जा सकता है कि जो 15वां वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष इसके हैं NK सिंह, इसके अध्यक्ष हो गए। इसके अलावा जो पहला वित्त आयोग था, प्रथम जो वित्त आयोग था, फर्स्ट वित्त आयोग, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे KC नियोगी, ये पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर है कि मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको ये ऑप्शन पढ़ने हैं और बताने हैं कि कौन सी जो चीज़ है, कौन सी बात मुगल जो वंश से संबंध नहीं रखती। अगर आपने हमारे ये वीडियोस देखे हैं मुगल वंश से संबंधित, तो अगर वो आपने अच्छे से देखे हैं तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला ऑप्शन है, मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा अफरासियाज के वंशज के रूप में वर्णित करते हैं। बिल्कुल नहीं, ये पहला ऑप्शन ही गलत हो गया। ये अभी जब हमने गुलाम वंश के बारे में पढ़ा था, जो कि गयासुद्दीन बलबन के बारे में, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो बलबन था वो ये चीज़ रखता था, वो अपने आप की जो अब उसकी खुद की जाति थी उसको वो महान दिखाता था। तो उसने ये काम किया था बलबन ने। उसने क्या किया था? जो ईरान का राजा था अफरासियाज, तो उसके अपने आप को उसका वंशज दिखाया। और जो उसके पोते हुए, जैसे उसके बेटे के बच्चे वगैरह, तो उनका नाम भी उसने क्या किया? इसी वंश के शासक के रूप में रखा। जैसे क्यूमर्स और कैखुसरो, कैकुबाद, ये उसके नाम पर रखे थे। तो ये पहला ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो गया। इसके अलावा जो मुग़ल थे वो पितृपक्ष से, यानी कि पिता की तरफ से वो तैमूर के वंशज थे, ये तो सही बात है। बाबर का संबंध अपनी माँ की तरफ से चंगेज खान से था, ठीक बात है। मुग़ल कौन थे? चगताई तुर्क थे, और इन दोनों वंशज से संबंध रखते थे वो, तैमूर के वंश से भी और चंगेज खान के वंश से भी। इसके बाद है, उज्बेक के लोगों के द्वारा बाबर को उसकी मातृभूमि फरगना से निष्कासित कर दिया गया, ये एकदम सही बात है। अधिक जानकारी के लिए आप जो वीडियो बनाए गए हैं मुग़ल वंश के, उनको देख लेंगे। अगर आपने खाली एक ही देखा होता बलबन के बारे में, तो भी आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर देते। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना 9th क्वेश्चन, कि डोमेन नेम जो होते हैं, डोमेन नेम में .au इसका मतलब क्या है? तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डोमेन नेम क्या होते हैं। डोमेन नेम जो इनको क्या बोला जा सकता है? इनको DNS भी बोलते हैं। DNS यानी कि डोमेन नेमिंग सिस्टम। जैसे कि आपने साइट के पीछे देखा होगा कि भाई www डॉट कुछ भी Microsoft.co इस टाइप से, या लास्ट में .in लिखा रहता है, या फिर लास्ट में .com होता है, आपने देखा होगा। तो ये चीज़ क्या है? तो इनको ही क्या बोलते हैं? इनको डोमेन नेम बोलते हैं।
और इसका काम क्या है, ये वेबसाइट जो होती है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, बता देते हैं कि जो वेबसाइट है वो किस चीज़ के बारे में। अगर जैसे किसी चीज़ वेबसाइट के पीछे .com लगा हुआ तो इसका मतलब वो कॉमर्शियल वेबसाइट है। अगर कोई वेबसाइट है उसको पीछे लगा हुआ है क्या .org, इसका मतलब यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की वो साइट होगी। उसके बाद .net होता है यानी कि नेटवर्क। .gov कोई सरकारी वेबसाइट है तो लास्ट में क्या लगा होगा, .gov यानी कि गवर्नमेंट। कोई एजुकेशन से संबंधित वेबसाइट है तो .edu लगा होगा। तो ये इसके एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर लेकिन पूछा गया है कि AU, तो जैसे ये कंट्री का नाम शो करती है। जैसे अगर कोई इंडिया की वेबसाइट है तो उसके पीछे क्या लगा होगा, .in लगा होता है यानी कि इंडिया। और .au किसके लिए लगा होगा, ये वो लगा होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो ये इसका आंसर है। इसके अलावा जैसे .us लगा हो तो यानी कि अमेरिका के लिए, यूनाइटेड स्टेट। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज का जो अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन है, यानी कि लैंडलॉक। आपको इनमें से ऐसा देश बताना है जिसकी की बाउंड्री समुंदर से टच नहीं करती, कोई भी सी से टच नहीं करती, इसीलिए तो वहाँ पर बंदरगाह नहीं होगा। तो देखिए मंगोलिया, मंगोलिया के अंदर, मंगोलिया की कोई भी सीमा सी को टच नहीं करती, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। मंगोलिया की क्या पोजीशन है, भारत के ऊपर नेपाल, फिर चाइना, फिर उसके बाद में क्या मंगोलिया ही है। तो वहाँ पर कोई भी सी नहीं है, तो यहाँ पर बंदरगाह भी नहीं होगा। अब मंगोलिया की अगर बात करें इसकी राजधानी की, तो इसकी राजधानी क्या है, उलान बटोर इसकी राजधानी है। और इसकी मुद्रा क्या है, तोगोर की इसकी मुद्रा हो गई। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है इरिट्रिया, इसकी राजधानी क्या है, अस्मारा। और अगर इसकी मुद्रा की बात करें, करेंसी कौन सी चलती है वहाँ पे, नाकफा नाम की करेंसी वहाँ पर चलती है। इसके बाद अगला ऑप्शन है तुर्की, तो तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा। और यहाँ पर देखिए इस्तांबुल भी है, तो कंफ्यूज नहीं करना है, इसकी जो राजधानी अंकारा है, इस्तांबुल नहीं है। इस्तांबुल तुर्की का ऐसा पार्ट है जो कि यूरोप के अंदर पड़ता है। उसके बाद जो तुर्की है उसकी जो मुद्रा है वो कौन सी है, तुर्किश लीरा इसकी मुद्रा हो गई। इसके बाद ये अंतिम ऑप्शन सीरिया, सीरिया की राजधानी है दमिश्क। और अगर बात करें सीरिया की मुद्रा की तो वो है सीरियन पाउंड। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 10 क्वेश्चन। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में।